तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे आरबीडी में। तो अगला टॉपिक रहेगा टॉर्क। टॉर्क क्या है? बेसिकली टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसका कुछ रोटेशनल इफेक्ट हो, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट किसी भी क्वांटिटी का कैसे कैलकुलेट करते हैं याद रखिएगा। अगर मैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसके अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर पॉइंट अबाउट विच वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, ये ए पॉइंट है, ठीक है ना। इसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। मान लो एक रॉड है, इस रॉड पर एक फोर्स F1 लगे, तो क्या आप बताओ, क्या ये रॉड ये फोर्स F1 की वजह से रोटेट करेगा? क्लियरली दिखाई दे रहा है नहीं करेगा। अगर ऐसे हिंज है, ये हिंज है, यहाँ पे फिक्स्ड है पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे हिंज है, कील लगा हुआ है, कील से तो इसके बाद फ्रीली रोटेट कर सकता है रॉड। लेकिन अगर ऐसे ही लगा दोगे तो ये इस एंड पे लग रहा है फोर्स, तो ये F1, ये एंड क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये वो लाइन है जिसके अलोंग लग रहा है, इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी कुछ है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस पॉइंट पे लगता है पता है, लाइन ऑफ एक्शन जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है। तो ये पॉइंट, ये फोर्स F का रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, ये क्लियरली रोटेट तो नहीं करा सकता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक फोर्स F2 ऐसे लग रहा है, इसका कुछ ना कुछ रोटेशनल इफेक्ट है, इसका तो रोटेशनल इफेक्ट है, और ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये तो इसको घुमा देगा, रॉड को, ये रॉड को घुमा देगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है? ये इसको घुमाएगा, और इसका ये क्या बोला जाएगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2। तो लाइन ऑफ एक्शन की तरह से अगर सोचना शुरू करें, तो अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, इसके लिए बात करें F1 के लिए, अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास हो रहा है, पॉइंट अबाउट विच वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मोमेंट मतलब घुमाऊ इफेक्ट, मोमेंट मतलब घुमाऊ इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट इस F1 का नहीं होगा यदि उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रहा हो जिस पॉइंट से हमें मोमेंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है? टॉर्क। अब जैसे आपको याद होगा कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम लोग बात कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी की, तो अब याद क्लास 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, लाइन ऑफ एक्शन वगैरह की बात समझ में आ गई आपको? तो ये पूरी बात को अगर आप समझ रहे हैं तो याद करो, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से कोई देख रहा है और एक पार्टिकल इधर चल रहा हो, तो इसका ओमेगा क्या होगा? एंगुलर क्वांटिटी 0 होगा। लेकिन अगर ऐसे चल रहा होगा, तब इसको देखो, ये रोटेट करा रहा है, इसकी वजह से दो कंपोनेंट किए थे हम लोग, ये वाला रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, ये मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसी से आएगा, इससे तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का कुछ है, हमेशा एंगुलर क्वांटिटी है। तो रोटेशनल इफेक्ट इस फोर्स का है, इस फोर्स का नहीं है। तो टॉर्क को क्या डिफाइन किया गया? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू आर। ये फोर्स कौन सा होता है? अब फोर्स में F1 का तो, हर फोर्स का तो टॉर्क होगा नहीं, तो ये आर क्या है?
आर और फोर्स वो वाला फोर्स है जो कि आर के परपेंडिकुलर है। मतलब याद रखिएगा, फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू आर। ये आर क्या है? आर ये दूरी है। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए, लाइन ऑफ एक्शन से ए का डिस्टेंस। और ये क्या है? एफ परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे F2 है, जो कि यहाँ पे F2 है। तो F परपेंडिकुलर क्या है? फोर्स परपेंडिकुलर टू आर, फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। आर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वही टॉर्क देगा, दूसरा वाला टॉर्क नहीं देगा। अब इसको थोड़ा और जनरलाइज करें चीज़ों को, रोटेशनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा और अगर जनरलाइज करने की कोशिश करें तो कोई बच्चा मान लो इधर रॉड रख के बोल रहा है कि सर देखो क्या है कि मैं तो फोर्स ऐसे लगाता हूं, ये आर है, ये थीटा है। वो बोले कि मैं तो फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। और इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन, देखो इस बार लाइन ऑफ एक्शन आपका परपेंडिकुलर भी नहीं है आर के, ये पॉइंट जिसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। लेकिन फोर्स पूरी तरह से फोर्स रोटेशनल इफेक्ट नहीं दे रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट दे रहा है। ये कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन देखो परपेंडिकुलर है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, हम कहेंगे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो यही है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट वो है जो कि परपेंडिकुलर है। तो इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क आएगा, यानी टॉर्क हमें कैलकुलेट करना होगा तो एफ साइन थीटा इंटू आर। अब कोई बच्चा ऐसा कह सकता है बिल्कुल कि सर हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, आर साइन थीटा, यानी आपने टॉर्क क्या पढ़ा? एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू आर। लेकिन ये तो आपने पढ़ ही लिया अभी तक, ये बात तो समझ में आ गया। पर आर के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है वो अगर है तो डायरेक्ट। लेकिन कोई बच्चा ऐसे भी तो बोल सकता है आर साइन थीटा का मतलब क्या है? तो ध्यान से देखो, इस यहाँ पे आर साइन थीटा क्या है? ये अगर थीटा है तो यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करें लाइन ऑफ एक्शन पे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कितना बोला जाएगा? आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा का मतलब क्या है? यानी आर साइन थीटा क्या है? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, या फिर यानी दोनों बातें समझ में आ गया कि टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क मुझे कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर फोर्स पता हो आर के, या फिर आर परपेंडिकुलर पता हो फोर्स के। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों में ही तरीके से फोर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, टॉर्क कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन अगर यहीं से पास हो रहा है तब टॉर्क पक्का जीरो होगा। लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि लाइन हमें क्या चाहिए होता है इस फॉर्मूले से भी क्लियर है। देखो इस फॉर्मूले से टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर, दोनों में से कोई भी यूज कर लो सुविधा के अनुसार। आर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये F क्या है? F परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू R। तो कंपोनेंट करो चाहे R का कंपोनेंट का, तो एक ही बात है, इसमें कोई कष्ट नहीं। ये दोनों फॉर्मूले में से कभी भी कुछ भी लगाया जा सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके सामने एक आध क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये ओरिजिन है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, चलो ये रॉड है, ठीक है ना। इस रॉड पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये लेंथ 6 मीटर है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 37 डिग्री। बताओ टॉर्क कितना होगा? तो हम लोगों ने दोनों ही तरीके से पढ़ा रखा है। टॉर्क इक्वल टू होता है F परपेंडिकुलर इंटू R या फिर R परपेंडिकुलर इंटू F, दोनों में से जो लगा दो। तो कुछ बच्चों को देखो दोनों ही तरीके से हम बता रहे हैं, आप खुद समझिएगा कौन सा सुविधाजनक है। सबसे ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है, जो आप सबको समझ में आना चाहिए, कि इधर 8 होगा इधर 6 होगा। फोर्स का कंपोनेंट कर दे तो इधर 8 होगा इधर 6 होगा। 8 तो टॉर्क नहीं देगा, क्लियरली समझ में रही, इसी का आएगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? 36 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना आ गया? 36 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क को बेसिकली वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग देखेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है टॉर्क का, उसके पे हम लोग मान लो तब चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बात करो तो ये इसका रोटेशनल इफेक्ट है 36, इसका तो नहीं है। यहाँ तक तो बात समझ में आया सबको। अब मैं आपसे पूछूं, कोई बच्चा करना चाहे सर नहीं मुझे R परपेंडिकुलर इंटू F से कैलकुलेट करना है, तो ठीक है यार। लाइन ऑफ एक्शन देखो ये है, इस लाइन ऑफ एक्शन, ये तो तरीका देखो सॉल्व हो गया। अब ज़बरदस्ती का उसको और टफ बनाने की कोशिश करना। अब ये R परपेंडिकुलर होता है, लाइन ऑफ R परपेंडिकुलर क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन है फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। तो अगर ये 6 है, ये 37 है, तो ये भी 37 होगा। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 6 इंटू साइन 37, 3/5। तो अब वो फोर्स टॉर्क कैलकुलेट करना जाएगा, तो उसको बोलेगा वो कि 6 इंटू 3/5 इंटू 10, 36 न्यूटन मीटर। तो ये आंसर तो सही आएगा, लेकिन वही है, अब ज़बरदस्ती को उसको टफ बनाना। तो ठीक है ना। तो एक बात क्लियर कट समझ में आना चाहिए सबको कि भाई मुझे यहाँ पे R परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना आसान रहा कि F परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट करना ज़्यादा आसान है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे R परपेंडिकुलर करना उतना आसान नहीं लग रहा है। अब जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। टॉर्क में कि चलो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन का, ये रॉड है, ये 37 डिग्री, ये 5 मीटर। चलो बताओ ओ के अबाउट, टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा। अब एक बात फिर से बताओ कि यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट करना आसान है कि आर का। ये देखो ये लाइन है, ये आर की वैल्यू 5 दिया है, तो अगर मैं 5 का ही कंपोनेंट कर लूँ तो इधर देखो आर पर लाइन ऑफ एक्शन यही है ना, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। तो लाइन ऑफ 10 इंटू 4 डायरेक्टली आ गया। यहाँ पे देखो आर का कंपोनेंट करना आसान है, यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट करना आसान नहीं है। अब कुछ ये डायरेक्टली आ गया न्यूटन मीटर इतना। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं तो जिद्दी हूँ, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो हो गया, हमें क्या चाहिए, आर के परपेंडिकुलर चाहिए। आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखना होगा तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये 37 डिग्री दिया है तो ये 53 डिग्री,
और ये भी 53 डिग्री, तो ये 37 डिग्री। तो ज़बरदस्ती का टफ़ करना, अगर किसी को शौकीनी में टफ़ करना चाहता तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 cos 8 न्यूटन और ये 6 न्यूटन। तो 10 का ही तो टॉर्क मिल रहा है, 8 का टॉर्क, ये 5 मीटर है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 8 × 5। तो अब वही बात है कि आंसर लिखना है तो 10 × 4 का भी सुविधाजनक होगा, 8 × 5 वो भी, दोनों में से कौन सा आसान है वो आपके लिए है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने की बात समझ में आया कि सर कोई क्लियर कट फॉर्मूला हम रटेंगे नहीं, हम दोनों में से कभी सुविधा के अनुसार बदल लिया करेंगे। बस ये याद रखना है कि जैसे हमें क्या करना है, टॉर्क इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इंटू आर या फिर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, दोनों में से दोनों फॉर्मूले चलेंगे। अब मैं आपको बोलूँ कि चलो मुझे बताओ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इस पर यहाँ पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ये 1 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, यहाँ से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन 3 मीटर की दूरी पे। बताओ टोटल टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क का रोटेशनल इफेक्ट जो होता है, हम उसकी बात करेंगे, अभी डायरेक्शन की बात करेंगे। तो टॉर्क का पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे आता है। देखो एक एक फोर्स का रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा। जैसे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तो आप लोग रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हो, तो सबका डायरेक्शन सेम सेंस में अगर रोटेट करना चाहेगा। अब जैसे फोर्स में हम लोग करते थे तो इधर 10 न्यूटन लगे, इधर 5 न्यूटन लगे, तो आप लोग क्या बोलते थे कि ये रिजल्टेंट आएगा 5 न्यूटन, क्योंकि ये इधर ले जाना चाहता है, ये इधर। वैसे टॉर्क में ये इधर घुमाना चाहता है, ये इधर घुमाना चाहता है, दोनों का सेंस सेम। आप इमेजिन करो, तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, इसका कंपोनेंट करना आसान है, डायरेक्टली समझ लो। अब ये मान लो 37 डिग्री दिया था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 न्यूटन हो जाएगा, ये 30 न्यूटन हो जाएगा। तो ये भी उदी तीनों एक सेंस में रोटेट कराना चाहते हैं, तीनों का सेंस सेम है, तो टॉर्क डायरेक्टली जुड़ जाएगा। देखो क्योंकि आप यहाँ पे बैठो, इसके बाद देखो कौन किधर घुमाना चाहता है, ये वाला कंपोनेंट इधर घुमाना चाहता है, ये वाला इधर घुमाना चाहता है, ये भी इधर, तो तीनों ऐसे ही तो घुमाना चाहते हैं क्लॉकवाइज। तो इसका कितना आएगा 90, इसका कितना आएगा 10, इसका कितना आएगा 40। डायरेक्टली देखो 140 न्यूटन मीटर आ गया टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क का कैलकुलेशन हम लोगों को समझ में आ गया है कैसे करेंगे। टॉर्क की बात किया जाए तो वेक्टर फॉर्म में अगर सोचा जाए तो टॉर्क को बेसिकली वेक्टर फॉर्म में बोला जाता है R क्रॉस F। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको पता होता है राइट हैंड थंब रूल सेंस ऑफ रोटेशन को लेके निकाला जाता है। ठीक है, तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम लोग वेक्टर का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने की बात जानते हैं, RF साइन थीटा। अब इसको हम लोग अभी भी पढ़े हैं ज़्यादा आसानी से, मैग्नीट्यूड पार्ट देखो समझ रहे थे अभी तक। तो R परपेंडिकुलर इंटू एफ भी बोल सकते हो R साइन थीटा को, या फिर F परपेंडिकुलर इंटू एफ भी R बोल सकते हैं R साइन थीटा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, R क्रॉस F का मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी अभी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया। तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ करने को, ज़रा बताओ कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन 37 डिग्री पे, ये डिस्क है, रेडियस 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है 60 न्यूटन,
यहाँ पे लग रहा है 50 न्यूटन 53 डिग्री पे, यहाँ पे लग रहा है 30 डिग्री पे 40 न्यूटन। ठीक है, और बस चलो 4 लग रहे हैं। अब देखो इसका रोटेशनल इफेक्ट है क्या, तो एक बात समझ में आई, इसका तो कोई रोटेशनल इफेक्ट। कंपोनेंट यहाँ पे करने का आसान तरीका क्या होगा, कंपोनेंट इसमें आसान तरीका यही होगा कि हम लोग क्या कर लें, ये 16 ये 12 इसको भी कर लें, ये cos 20√3 ये 20 इसका भी कर लें, तो इधर और इधर cos में 30 इधर 40। अब देखो सोचना, डायरेक्शन लिखने का तरीका देखो ध्यान से। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो पहले मैग्नीट्यूड लिखो। सोचो इस फोर्स के बारे में सोचो, तो इसके 2 कंपोनेंट हो गए। ये रोटेशनल इफेक्ट नहीं देगा, ये देगा, ये तो ओरिजिन, इसके अबाउट कैलकुलेट करना है हमें, ओरिजिन के अबाउट, टाउ अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे चीटा बन के तुम बैठे हो तो देखो, तो ये वाला घुमा रहा है ना, तो ये 12 × 1 प्लस ये इस सेंस में घुमाना चाहेगा। देखो यहाँ पे बैठोगे, रॉड फिक्स करोगे तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, ये नहीं, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये किधर ले जाएगा, 40 × 1। ठीक है, ये वाला किधर ले जाएगा, ये भी 20 × 1। ठीक है, ये सारे फोर्सेस जो हैं देखो सब जुड़ गए, तो टॉर्क कितना आ गया 72। पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, अब डायरेक्शन लिखने की। देखो ऐसे सेंस में जिधर रोटेट हो रहा है उधर ही घुमाओ, राइट हैंड थंब को वैसे ही उसी सेंस में घुमाओ। किस सेंस में घुमाना है, जिस सेंस में रोटेट हो रहा है। यहाँ पे देखो तो ऐसे रोटेट हो रहा है, तो डायरेक्शन इनवर्ड आया, तो यानी -k वेक्टर फॉर्म में सोचे तो आ गया वेक्टर। अगर मैं आपको बोलूँ, ध्यान से समझिएगा, कि ये एक डिस्क है, एक आखिरी प्रॉब्लम करा रहा हूँ मैं, ये 40 न्यूटन, ये यहाँ पे लग रहा है फोर्स इस जगह पे, ये डिस्टेंस है कुछ 1 मीटर, रेडियस 2 मीटर है, डिस्क है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये मान लो आपको दिया है 50 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, जो कि मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल इसका ले लो कुछ आप 20 न्यूटन। ठीक है, अब मुझे हॉरिजॉन्टल से एंगल ले लो कुछ 37 डिग्री। अब मुझे मान लो इस फोर्स का टॉर्क बताना है, टोटल सिचुएशन को समझिएगा, इसका टॉर्क बताना है। तो टॉर्क बताने के लिए देखो, तो ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिया है, तो ये वाला फोर्स इधर घुमाना चाहेगा, ये भी इधर घुमाना चाहेगा, तो दोनों तो जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो टॉर्क की वैल्यू कितना आएगा, ये 40 × 2 और ये 1 × 50 डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, 1 × 50, और ये दोनों सेंस k। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी लिख लिया। ठीक है।